ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ क्यों झूठ बोलना पिया है यार लेक्चर स्टार्ट हो गया है कहा तो तू कह रहे आहो कितना आहो यार लेक्चर जो नहीं स्टार्ट हो लेक्चर तो अभी स्टार्ट होने वाला है बेटा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। बेटा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। म्यूट करके आपसी बातें कर लिया करो, एम्बैरेसमेंट होगी आपको भी अपने क्लास फेलोज के सामने, ठीक है? ट्राई टू बिहेव इन द क्लास। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। बेटा पिछले लेक्चर के थोड़े क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछती हूँ। स्पाइनल कर्वेचर की जो डिफॉर्मिटीज हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं? torticollis, मिशकात scoliosis, बताइए। kyphosis, lord। ठीक है, एक बच्चे ने बता दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा मुझे ये बताए कि काइफोसिस की कितनी टाइप्स होती हैं? जी मिशकात बेटा बताएं, काइफोसिस की टाइप्स बताएं। मैम काइफोसिस की 3 टाइप्स होती हैं। एक पोस्टरल काइफोसिस होती है, एक शोरमैन्स एंड कॉन्जेनिटल काइफोसिस। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई और स्टूडेंट मुझे ये बताए कि एक फ्लैटबैक सिंड्रोम है, उसमें बेसिक प्रॉब्लम किस चीज में होती है जिसकी वजह से फ्लैटबैक सिंड्रोम हो जाता है? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मैम डिक्रीज इन नॉर्मल डिक्रीज नंबर नंबर लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस, नॉर्मल नंबर लॉर्डोसिस है वो डिक्रीज हो जाता है उसमें। जी बेटा वेरी गुड शाबाश। तो बेसिक इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो लंबर लॉर्डोसिस है उसके लॉस की वजह से ये होता है, ठीक है? यस ओके, एज अ मैम। लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो टॉर्टिकोलिस होता है वो इन्फेंट्स में किस वजह से होता है? लाइक इन्फेंट मैम में अगर आप किसी ऑब्स्ट्रक्टिव बच्चे में देख लो। मैम बात डिफेक्ट की बायोप्रोजेनिया वजह से होती है। मैम एससीएम की के ऊपर शॉर्टनिंग हो ट्रैक्शन जाती है। फोर्स आती है बच्चे के स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर। ठीक है, तो इन्फेंट जो कि अभी पैदा हुआ है उसमें पहले कभी डायग्नोज नहीं किया गया प्रीनेटली, तो अगर उसके स्वॉलन नेक मसल्स हैं और एक साइड पे डेविएटेड है उसका नेक, तो उसको मोस्टली रीजन यही होगी कि डिफिकल्ट या ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी की वजह से ऐसा हुआ हो, ठीक है? यस मैम। ओके नाउ विल स्टार्ट अ लेक्चर। इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा आज का, हाई यील्ड है और इसमें से एक बार क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट इट नाउ। आज का लेक्चर बेटा हमारा बोन ट्यूमर्स के ऊपर है। ट्यूमर्स ऑलरेडी आप लोगों ने पैथोमाइक्रो 1 जब पढ़ा होगा उसमें हॉलमार्क्स ऑफ नियोप्लेजिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें यू हैव वुड हैव स्टडीड के पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है ट्यूमर्स की, हाउ डू दे फॉर्म, प्रॉब्लम किस चीज में आता है, ग्रोथ फैक्टर्स के इंक्रीज की वजह से, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है उनकी कमी की वजह से, ऑन्कोजीन्स की बढ़ने की वजह से। So whatever the causes you read over there are the similar causes that cause the bone tumors as well. और जनरली जब आप बोन ट्यूमर्स या ट्यूमर्स को देखते हो तो ट्यूमर्स बेसिक जब आप कैटेगराइज करते हो तो ट्यूमर्स आप कहते हो कि प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी ट्यूमर्स जो होते हैं वो ट्यूमर्स हैं जो कि इटसेल्फ किसी ऑर्गन से राइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बोन ट्यूमर की बात करें तो प्राइमरी बोन ट्यूमर वो ट्यूमर होगा जो कि बोन में से ही राइज कर रहा होगा, वो कहीं से उसके अंदर एज अ सेकेंडरी मेटास्टासिस नहीं आ रहा। सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स वो बोन ट्यूमर्स हैं जो कि किसी और ऑर्गन से, जो कैंसर सेल्स हैं उनकी सीडिंग हुई है, मेटास्टेसिस की वजह से बोन में आया। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है वो फैलता है हड्डियों में, तो हड्डियों में जो वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से कैंसर आएगा वो सेकेंडरी बोन ट्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर बोन में खुद से ट्यूमर हो तो वो प्राइमरी बोन ट्यूमर है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दिया। तो बोन ट्यूमर्स को जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में क्लासिफाई करते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी किसको कहते हैं? जो मेटास्टेसिस की वजह से आते हैं फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट इन द केस ऑफ मेल्स, ब्रेस्ट कैंसर इन द केस ऑफ फीमेल्स। तो उसमें ये होता है कि जो फ्रॉम अदर ऑर्गन्स मेटास्टेसिस की वजह से जो बोन्स में सीडिंग होती है वो सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स कहलाता है।
and most of them are classified according to the normal cell of origin and apparent pattern of differentiation. तो अब हम जो क्लासिफिकेशन बेसिकली देखेंगे बोन ट्यूमर्स की, वो किस बेस पे होगी कि कौन सा सेल उस बोन ट्यूमर को बना रहा है. जैसे कि कुछ जो होते हैं बोन ट्यूमर्स, दे आर बोन फॉर्मिंग, कुछ कार्टिलेजनस होते हैं, कुछ मिसलेनियस होते हैं, कुछ हिमाटोपोइटिक होते हैं. तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल की टाइप की बेस पे किस तरह हम बोन ट्यूमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी बोन ट्यूमर्स से. Primary bone tumors, as I've already told you, they arise from the bone itself, not as a cause of secondary metastasis from any other organ. So if you look at this slide closely, this is very, an advanced slide. This is difficult. This is just for your knowledge purposes that I've kept it here. That on the basis of histologic type, what does histology mean? Histology का मतलब क्या होता है? मैम टिश्यू टिश्यू मैम. टिश्यू. तो टिश्यू से मुराद क्या है? टिश्यू से मुराद क्या है? सेल की टाइप की बेस पे. यही बात है, ऐसी बात है, ठीक है. तो बेसिकली सेल की जो टाइप है उसकी बेस पे हम कहते हैं कि बोन का ट्यूमर कैसा है. जी शर्जील बेटा, आपने कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम मैम सॉरी मैं लेट हो गया हूँ. एक्चुअली मेरा क्विज था एमआरआई का, तो मैं भी फ्री हुआ हूँ तो मैंने ज्वाइन किया है. कोई बात नहीं बेटा, अभी हमने लेक्चर स्टार्ट किया है. हम प्राइमरी बोन ट्यूमर्स के बारे में बात करने लगे थे. मैं ये दोबारा बता दूं कि प्राइमरी बोन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं बोन के जो कि बोन इटसेल्फ से राइज करते हैं, और सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो किसी और ऑर्गन, जिसमें किसी और ऑर्गन में अगर फॉर एग्जांपल कैंसर हो, मैलिग्नेंसी हो, वहां से सीड हो. जैसे अगर मेल्स के केस में प्रोस्टेट का कैंसर हो तो कहते हैं जी कैंसर फैल गया दूसरे अज़ा के अंदर. तो अगर वो प्रोस्टेट से हड्डियों में फैल गया है तो हड्डियों में फिर वो सेकेंडरी के बोन ट्यूमर कहलाएगा, वो प्राइमरी बोन ट्यूमर नहीं कहलाएगा. यहाँ पे मैं ये बात बता रही हूँ बेसिकली कि जब हम बोन ट्यूमर्स को, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स को जब आगे से क्लासिफाई करते हैं, वो किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि वो हिस्टोलॉजी की टाइप क्या है. मतलब कि जो ट्यूमर है उसके जो सेल्स जिस किस्म के हैं उस किस्म के ऊपर हमने डिफरेंशिएट कर दिया. हेमाटोपोइटिक टाइप होती है एक बोन ट्यूमर. अब हेमाटोपोइटिक टाइप किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि बोन आपको पता है उसके अंदर एक बोन मैरो होती है. बोन मैरो आपको पता है आपके ब्लड में जो आपका जो ब्लड है उसके जो सेल्स हैं वो कहाँ से बन रहे होते हैं? वो बोन मैरो में से बन रहे होते हैं ना. इस बात का पता है ना आपको? योर ब्लड इज बीइंग मेड अप ऑफ द बोन मैरो इन योर बॉडी. जो फीटसेस होते हैं और नियोनेट्स एक लिमिट तक उनमें लिवर और स्प्लीन से ब्लड बन रहा होता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर बोन से ब्लड बन रहा होता है. ठीक है. तो अगर बोन मैरो में कोई ऐसा ट्यूमर अराइज कर जाए तो वो हेमाटोपोइटिक नेचर का होगा ट्यूमर, और उसका नाम होता है माइलोमा. मैलिग्नेंट माइलोमा कहते हैं उस ट्यूमर का नाम. कॉन्ड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है कि जो ट्यूमर आपने देखा, उसकी आपने बायोप्सी की, उसके जब अपने सेल्स देखे माइक्रोस्कोपी में, तो जो सेल्स थे वो कॉन्ड्रोजेनिक थे. कॉन्ड्रोजेनिक से क्या मुराद है? कार्टिलेज लाइक सेल्स थे. ठीक है. उसमें वो कार्टिलेज लाइक सेल्स बिनाइन हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं. बिनाइन से मुराद क्या कि वो वेल लोकलाइज्ड होंगे, कैप्सुलेटेड होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे और ना ही वो फैलते हैं. यही आपने चीज बिनाइन के बारे में पढ़ी थी. यस मैम. फिर कॉन्ड्रोजेनिक में बिनाइन के अलावा मैलिग्नेंट भी होंगे, उनके ये नाम है, जिसमें हमने सिर्फ कॉन्ड्रोसार्कोमा पढ़ना है. ठीक है. जो बिनाइन के अंदर हमने कॉन्ड्रोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के बारे में पढ़ेंगे. दैट्स इट. फिर तीसरी टाइप होती है ऑस्टियोजेनिक, जिसमें जो सेल्स जो ट्यूमर बना रहे होंगे वो ऑस्टियोइड नेचर के या उन सेल से नजर आएंगे आपको जो कि बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं, जो बोनी जिनका नेचर होता है. तो वो होते हैं ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा जब आप बिनाइन देखोगे. और मैलिग्नेंट अगर ऑस्टियोजेनिक टाइप का है तो वो ऑस्टियोसार्कोमा है. ठीक है. अननोन ओरिजिन में जो बात आपने पढ़नी है वो जॉइंट सेल ट्यूमर के बारे में पढ़नी है, और इसके अलावा बाकी जितने हैं वो आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, जिसमें हिस्टियोसिटिक टाइप है, फाइब्रोजेनिक टाइप है. मतलब उनका जो सेल का नेचर होगा वो फाइब्रोजेनिक सेल्स होंगे जो फाइब्रोसिस करवा रहे होते हैं. ठीक है. इसी तरह वैस्कुलर टाइप के हो सकते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स आपको नजर आएंगी ऐसे ट्यूमर्स के अंदर. लाइपोजेनिक मतलब कि फैट सेल्स नजर आएंगे. एंड न्यूरोजेनिक में न्यूरल सेल्स नजर आएंगे. तो आपको कॉन्सेप्ट बना कि हम प्राइमरी ट्यूमर्स को आगे से किस तरह कैटेगराइज करें ऑन द टाइप ऑफ द सेल दैट इज प्रेजेंट इन द ट्यूमर व्हेन यू डू अ बायोप्सी एंड सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ वी आर क्लासिफाइंग इट.
द फर्दर Yes, टाइप्स ma'am. ऑफ प्राइमरी ट्यूमर्स, तो उसकी कुछ जो मेजर टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस तरह आपने लेक्चर को याद करना है। बोन फॉर्मिंग, जो कि जिनका नेचर सेल का कैसा होगा, ऑस्टियोजेनिक, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स, जिनका नेचर क्या होगा, कार्टिलेज लाइक सेल्स होंगे, ठीक है। मिससेलेनियस में डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप है। जाइंट सेल ट्यूमर के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स होते हैं, वो जब हम अभी देखेंगे तो आपको बताऊंगी। और यूविंग सार्कोमा में जो सेल्स होते हैं वो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं वहां पे। हेमाटोपोइटिक में मैंने को बताया कि बोन मैरो का ट्यूमर होता है, ठीक है। तो मेन चीज जिस पे हम कह रहे हैं, अब आप बहुत से लोग सोचोगे यार बोन ट्यूमर है तो वो बोन वाले सेल्स होने चाहिए, तो क्या सिर्फ जो बोन होता है उसमें सिर्फ बोन वाले सेल्स होते हैं? नहीं, बोन के अंदर कार्टिलेज भी होती है, साथ साथ पड़ी होती है। बोन के अंदर जो उसका होता है मैरो, उसमें ब्लड भी बन रहा होता है। इसके अलावा बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स भी होते हैं। इसके अलावा बोन के अंदर न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स अगर आ जाए वो भी हो सकते हैं। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग देम। नाउ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज द बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ठीक है। इनके बारे में बात की जाएगी कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स कहलाते हैं, बिकॉज इनका जो सेल होता है जो ट्यूमर में मौजूद होता है वो ऑस्टियोजेनिक होता है, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स की तरह का सेल होता है। तो मैं सबसे पहली टाइप है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा, तो ओमा से आपको याद है क्या कहती हैं चीजें? ऑस्टियोमा, यस ओमा मैम, होते हैं बिनाइन, बिनाइन। ठीक है। और ऑस्टियो से मुराद क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो अगर आपको पूछा जाए, मैं पूछ रही हूँ कि बेटा बताओ ऑस्टियोमास क्या है, तो कम से कम मुझे ये बता दो कि मैम ये एक बोन का ट्यूमर है जो कि बिनाइन है और इसमें जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोजेनिक इन नेचर होते हैं। तो ये तो बता सकते हो ना कम से कम मुझे, अगर कुछ भी हो और Yes, ना ma'am. बताओ। यस मैम। तो इस तरह आप कम से कम नाम से याद करो, बाकी आगे की चीजें भी साथ साथ इजी होती हैं याद करनी। So osteomas are benign lesions of bone that in many cases represent developmental aberration, या फिर congenital aberration present किया जा सकता है, या ये reactive growth के तौर पे भी हो सकता है। reactive bone formation तब होती है जब किसी भी बोन के ऊपर इन्फेक्शन हो, इंजरी हो, तो वो रिएक्टिवली क्या होता है, उसके जो है वो साइज में बढ़ जाती है। जैसे आपको उस चीज का है अंदाजा, कीलॉइड्स क्या होते हैं? स्किन के Yes, ऊपर मैम। एग्रेसिव स्कार टिश्यू बन जाता है, Yes, ma'am. साइज में बड़ा हो जाता है। Scar tissue होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि अपनी नॉर्मल कन्फाइन से वो बड़ा हो जाता है स्कार टिश्यू। Yes, ma'am. तो जस्ट लाइक दैट, अगर किसी बोन के ऊपर कोई इंजरी इम्पैक्ट है तो वो रिएक्टिव जो है वो साइज में बड़ी हो जाती है, तो वो भी ऑस्टियोमा कहलाएगी। इवन इफ इट इज नॉट ए ट्रू नियोप्लाज्म, यू विल स्टिल इट कॉल इट अ ऑस्टियोमा। साइट, जो टिपिकल साइट होती है ऑस्टियोमा के कर करने की, वो स्कल होता है, फेस होता है, और ये साइनसेस में भी कर सकता है। जैसे फेशियल बोन्स में आपने साइनसेस पढ़े होंगे, स्फिनॉइड एयर साइनसेस, मैक्सिलरी एयर साइनसेस, याद है आपको? और साइनसेस का काम क्या होता है कि आपकी फेशियल बोन्स को लाइट वेट करना, और ये एयर जो आप सांस लेते हो उसके प्रॉपर रेजोनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो साइनसेस में अगर कर करे तो उनको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। एज, मिडिल एज एंड एक्सरे में आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहो डेवलपमेंटल एबरेशन को रिएक्टिव बोन से, तो एक्सरे पे डिफरेंशिएट करना इन दोनों को मुश्किल है, ठीक है। जब अप्रिशिएट करो कि अगर हमने एक साइज लिया स्कल का किसी भी लेवल से, तो एक ये साइनस है, वहां पे ये ग्रोथ हुई हुई है, तो अभी देखो ये ऑस्टियोमा बना हुआ है। अप्रिशिएट किया जा रहा है आप लोगों से? एबनॉर्मल ग्रोथ है लेकिन बिनाइन है। बिनाइन कैसे कि लिमिटेड है, वेल लोकलाइज्ड है, फैली नहीं हुई है पूरी तरह, कन्फाइंड है अपने एरिया में। ये देखो ग्रॉस फीचर में ऐसा नजर आ रहा है, और अगर पेशेंट की वैसे उसने इस एरिया को शेव किया है, क्योंकि पेशेंट बता रहा था कि मुझे यहाँ पे गिल्टी लाइक फील हो रही है, तो ये देखो, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड टाइप ऑफ द बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, दैट आर द ऑस्टियोइड ऑस्टियोमास। ना ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा वो ये कह रहा है कि वो ना तो डेवलपमेंटल एब्रेशन की वजह से होती है, ना ही ये रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन है, वो सच में एक बिनाइन ट्यूमर है जो कि लेटर इन लाइफ इन द एडोलेसेंट एज यकदम बन जाता है। और इसका एक टिपिकल फीचर जो इसको ऑस्टियोमा से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को अफेक्ट करता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका कौन सा स्केलेटन होता है?
लिम्स limbs होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोइड ओस्टियोमास आपके कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपके लिम्स के ऊपर। तो हमने ऑस्टियोमा कहाँ पढ़ा था? यूजुअली स्कल और फेशियल बोन्स को इफेक्ट करा था, राइट? ये आपने फर्क याद कर लिया। इसके अलावा एज आप देखो तो इसके अंदर जो एज है टिपिकली ये मेल्स में होता है, ऑस्टियोइड ओस्टियोमा लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज। और ये बोन की मेटा टू डायाफिजियल एरा ऑफ द बोन। तो बोन का अगर आपको पता हो कि हम ग्रॉस एनाटॉमी में जब बोन को डिस्कस करते हैं तो उसकी बिल्कुल जो एज होती है वो एपिफिसिस होती है। ये वाला एरिया उसका जो डायाफिसिस से इसको अटैच करवाता है वो क्या होता है? मेटाफिजिस। एंड द शाफ्ट ऑफ द बोन इज नोन एज द डायाफिसिस, ठीक है। तो ये टिपिकली अकर कर रहा होता है आपका मेटा टू डायाफिजियल एरिया पे। एज ग्रुप ये होती है। रेडियोग्राफी जब आप करवाओगे तो अब ऑस्टियोइड ओस्टियोमा में टिपिकली आपको नजर आता है एक डेंस एरिया जिसको निडस कहा जाता है। तो जब आप देखोगे रेडियोग्राफ के ऊपर तो आपको एक डेंस एरिया नजर आएगा जिसके इर्द गिर्द रिएक्टिव रिम ऑफ स्क्लेरोटिक बोन मार्जिन। तो इसके इर्द गिर्द जो नॉर्मल बोन है ना उसकी रिएक्टिव स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है। इंड्यूसेस अ मार्क्ड बोनी रिएक्शन और ये कम से कम 2 सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का। क्लिनिकली जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे तो वो कहेगा कि मुझे बहुत शदीद हड्डियों में दर्द होती है स्पेशली रात के वक्त, लेकिन जब मैं डिस्प्रिन खा लेता हूँ तो ये दर्द ठीक हो जाती है। अदरवाइज मेडिकेशन के अलावा आप उसको ट्रीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखो निडस नजर आ रहा है, एरिया ऑफ डेंस टिश्यू, कैन यू सी इट? दिस एरिया। और इसके इर्द गिर्द नॉर्मल टिश्यू की फाइब्रोसिस हुई हुई है। सो कैन यू अप्रिशिएट दैट दिस इज अ निडस फॉर्मेशन इन केस ऑफ ऑस्टियोइड ओस्टियोमा। ये देखो दिस एरिया, और इसके इर्द गिर्द इस एरिया में रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन हुई है, नॉर्मल जो थी। रिएक्टिव बोन ही पेरियोस्टियल रिएक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। Then comes the osteoblastoma. Osteoblastomas are uncommon compared to osteoid ostiomas. Osteoid ostiomas are common. And what they typically affect is the axial skeleton. तो एक फर्क क्या याद कर लिया आपने ऑस्टियोइड ओस्टियोमा का ऑस्टियोब्लास्टोमा से? ये वाला कि ये किसको अफेक्ट कर रहा है? आपके एक्सियल स्केलेटन को, पर्टिकुलरली द स्पाइन, ओके। क्लिनिकली ये रिजेंबल करता है ऑस्टियोइड ओस्टियोमा को। इन व्हाट वे? ये पेन होती है टिपिकली रात को होती है, लेकिन ये एस्पिरिन से रिलीव नहीं हो रही होती है। रेडियोग्राफी पे जब आप रेडियोग्राफी करवाओगे तो आप देखोगे कि जस्ट लाइक ऑस्टियोइड ओस्टियोमा इसके अंदर ना तो निडस आपको नजर आता है यानी डेंस एरिया ऑफ द टिश्यू, ना ही आपको इसके अंदर कोई बोनी रिएक्शन नजर आता है। लीजन प्रीडोमिनेंटली लिटिक होते हैं। लिटिक से मुराद कि जहां पे लीजन है वहां पे डिसॉल्विंग हुई होती है बोन की, बोन वहां पे डिसॉल्व्ड होती है। यहाँ पे मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, जब हम बोन ट्यूमर्स को मुख्तलिफ किस्मों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम ट्यूमर्स कह सकते हैं बोनी ट्यूमर्स प्राइमरी सेकेंडरी होती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हम ये भी कह सकते हैं एपिफिजियल बोन ट्यूमर्स होते हैं, डायाफिजियल होते हैं, मेटाफिजियल। ये हमने एरिया के बेस पर डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरह नेचर के ऊपर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि या तो लिटिक बोन लीजन है या बोन फॉर्मिंग लीजन है। लिटिक के अंदर क्या होता है कि लिटिक के अंदर जो लीजन का एरिया होता है ना वो लाइसिस हुआ होता है, वहां पे वो ट्रांसलूसेंट एरिया आपको रेडियोग्राफी पे नजर आता है। वहां पे ना लीजन के एरिया में लाइसिस हुआ होता है बोनी सेल्स का, और उसके साथ रिम होती है रिएक्टिव स्क्लेरोसिस की, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इफ आई आस्क यू नवाइवा, कि मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे रात के वक्त ना बहुत दर्द होती है हड्डियों में। तो आपने एक पेशेंट का माइक्रोस्कोपी की, अब आपको लग रहा है कि पेशेंट को या तो ऑस्टियोइड ओस्टियोमा या ऑस्टियोब्लास्टोमा है। तो क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं जो आप मुझे बता सकते हो ऑस्टियोइड ओस्टियोमा के और ऑस्टियोब्लास्टोमा के? तो क्या हो सकता है कि आप पहले बता सकते हो कि मैम पहली बात तो ये कि जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है वो टिपिकली आपके एक्सियल स्केलेटन को अफेक्ट करता है, पेंडिकुलर को कम करता है। दूसरा, ये एस्पिरिन से रिलीव नहीं होता,
तीसरा, जब मैं अगर रेडियोग्राफी करवाऊंगा या करवाऊंगी तो ना ही मुझे उसमें निडस नजर आएगा, ना ही मुझे उसमें कोई बोनी रिएक्शन नजर आएगा। जो जो प्रीडोमिनेंटली लिटिक रीजंस आपको नजर आते हैं विद स्लाइट रिएक्टिव स्क्लेरोसिस नजर आता है। स्लाइट होता है, बहुत ज्यादा वो नहीं होता, एक्सेसिव। तो अब इसमें ये नोट कर पा रहे हो कि लाइसिस हुआ हुआ है इस एरिया में, ट्रांसलूसेंसी इंक्रीज हुई हुई है। कैन यू अप्रिशिएट दैट? यस मैम। और जिस तरह ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में था, बाहर की तरफ इतनी अच्छी रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन भी नजर नहीं आ रही, और होगी भी तो बहुत स्लाइट होगी। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है यहाँ पे एरिया। और ये आपको दिखाया भी वर्टिब्रल कॉलम है, उसने कहा भी था कहाँ पे हो रहा है, स्पाइन में। ऐसा ही कहा था उसने। तो देख रहे हो इस एरिया को आप, ट्रांसलूसेंट एरिया विद अ लिटिक कोर। Now comes the third type of the bone forming tumor, which is known as the osteosarcoma. And what does the sarcoma depict? Sarcomas क्या होते हैं? Malignant. Exactly. Malignant होते हैं, malignant mesenchymal tumors. जो कार्सिनोमास होते हैं वो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं जो लाइनिंग्स को अफेक्ट करते हैं। कार्सिनोमास उनको कहा जाता है। जो mesenchymal कनेक्टिव टिश्यू के जो malignant ट्यूमर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सार्कोमास। ये पता है ना आपको, इस बात का आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो बोन जो बोनी जो सेल्स का, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स का होता है, ऑस्टियोसाइट्स का जो होता है ट्यूमर malignant, उसको कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। तो ऑस्टियोसार्कोमा इज अ बोन प्रोड्यूसिंग malignant mesenchymal ट्यूमर। ऑस्टियोसार्कोमा का दूसरा नाम ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी होता है। इसका इंसिडेंस सेकंड मोस्ट कॉमन है malignant ट्यूमर। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर होता है? मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा? यस बेटा, मेलानोमास आर द मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ लोगों के अंदर जिनमें सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें खुद सिंड्रोम हो या फैमिली में रन कर रहा, तो उनके अंदर रिस्क होता है कि उनको ऑस्टियोसार्कोमा लेटर इन लाइफ हो सकता है, लाइक अ ली फॉर्मेनी सिंड्रोम। ली फॉर्मेनी सिंड्रोम बेसिकली TP53 आपको पता है ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। इसके एब्रेशन की वजह से या इसके कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो इस जीन ने ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस करना है। इस जीन का इशू हो जाए तो बॉडी में ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। तो ली फ्रोमेनी सिंड्रोम में मुख्तलिफ ट्यूमर्स हो रहे होते हैं जिनमें एक ऑस्टियोसार्कोमा है। सिमिलरली फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फैमिलीज में ये कंडीशन रन कर रही होती है। इनके अंदर रेटिनोब्लास्टोमा होता है, जो लोगों को जो रेटिना होता है उसके अंदर ट्यूमर्स बनते हैं, और साथ साथ ऑस्टियोसार्कोमा का रिस्क भी होता है। बोन इंजरी, इन्फेक्शन और रेडिएशन जो लोगों को हुई होती है उनमें भी रिस्क होती है ऑस्टियोसार्कोमा का। एंड पैजेट्स डिजीज ऑफ द बोन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन की खुद ही लाइसिस और फॉर्मेशन होती रहती है। कभी बोन डिसॉल्व होती है, कभी बन जाती है, कभी डिसॉल्व होती है तो कभी बन जाती है। तो ये पैजेट्स डिजीज ऑफ द बोन होती है, और इसके नतीजे में रिस्क फैक्टर ये होता है कि ऑस्टियोसार्कोमा होने का चांस है। यूजुअली ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे डिपेंड इफेक्ट करती है, या तो टीनेजर्स में होगी या एल्डरली में होगी। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आप देखोगे तो डीप एकिंग, बोन पेन है, स्वेलिंग है, लिम्पिंग गेट है। तो मैं बताऊं कि बोनी जो ट्यूमर्स होते हैं उनके वन एंड द ऑलमोस्ट सेम क्लिनिकल फीचर्स होंगे। अगर आप ये देखो कि आपको यही जो पेशेंट का क्लिनिकल जो नजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्टोमा की तरफ भी जा रहा है, बिकॉज दोनों में टिपिकली क्लिनिकल फीचर एग्जैक्टली यही थे कि पेन एट नाइट थी, दर्द होती थी पेशेंट को। ऐसा ही पढ़ा हमने अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So a good clinician is the one who correlates his clinical knowledge with the radiographic or lab images. That is how you make a diagnosis, not particularly based on radiographs, not particularly based on histology, but based on all of the three things. The clinical exam, clinical management के अंदर ये सारी चीजें हैं, इसमें history, exam, investigations and management. That is how you proceed with a case. So इसमें चूंकि अब ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप पेशेंट का इसीलिए रेडियोग्राफ करवाते हो, ये देखने के लिए कि टिपिकल अब क्या है, क्या बिनाइन ट्यूमर है कि मलिग्नेंट है। और एलिवेशन हुआ होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज में। ये क्या इंडिकेट करता है
कि पेशेंट की जो बोन है उसके अंदर कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से जो बोन है उसका जो ऐसा एंजाइम है जो को कन्फाइन होना चाहिए था विद इन द बोन के पैरामीटर्स वो बाहर आ रहा है। जैसे कि जिन लोगों में हेपेटाइटिस होता है उनके ब्लड में किस चीज का लेवल बड़ा होता है? ALT और AST का लेवल बड़ा होता है, ऐसा ही है। एलानिन ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ALT AST का हम करवाते हैं कि ALT AST करवा के आए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं लोगों को, पता है इस बात का? यस मैम। वो जी क्यों मैम। करवाया जाता है? वो इसलिए करवाया जाता है कि नॉर्मल AST ALT का लिवर में मौजूद होना नॉर्मल होता है, लेकिन उनका लिवर में मौजूद होना नॉर्मल है, उनका ब्लड में मौजूद होना नॉर्मल नहीं है। लिवर से अगर वो ब्लड में आ गया इसका मतलब ये है कि लिवर में कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो चीज लिवर से उठ के ब्लड में आ गई है। सिमिलरली बोन में अगर कोई इंजरी हुई है या बोन के अंदर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से बोन का नेचुरल एंजाइम ब्लड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि बोन की कोई प्रॉब्लम है। जी बेटा हमना कैसर, अगर आप ये कहना चाहते हो कि लोगों को ऐड कर लें तो मैंने कर लिया सबको ऐड। आपने ओके यही मैम, ये कहना कहना था बेटा, वो बच्चे के। यस मैंने क्या मैम। ऐड कर लिया। मोस्ट कॉमन जो एरिया जहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा करता है इफेक्ट, वो मेटाफिजियल एरिया एज आई हैव टोल्ड यू व्हिच कनेक्ट्स योर डायफिजिस एंड द एपिफिजिस, एंड यूजुअल साइड मोस्ट कॉमन साइड होती है आपकी नी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें देखो कि आप जब हम रेडियोग्राफी करवाते हैं तो चूंकि ये एक सार्कोमा है, ये मलिग्नेंट है, तो ये बोनी एरियाज में कन्फाइंड नहीं रहता, ये सॉफ्ट टिश्यू में भी सराउंडिंग जो मसल टेंडन्स और लिगामेंट्स है वहां पे भी ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेंशन इनटू द सॉफ्ट टिश्यू, इस चीज को अगर आप रेडियोग्राफिक इमेज पे देखो, एक्सरे पे देखो, तो आपको एक सन बस्ट अपीयरेंस नजर आ रही होती है, ठीक है, with poorly defined borders. Why? Because it's a malignant tumor, it won't have properly defined borders. Secondly, एक आपको अगर ट्यूमर अगर अभी सॉफ्ट टिश्यू में गया नहीं है लेकिन स्लाइट सी पेरियोस्टियल एलिवेशन है। पेरियोस्टियम क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द बोन। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द कार्टिलेज। तो पेरियोस्टियम जो बोन की लाइनिंग होती है, जब उसके अंदर ट्यूमर बन रहा है तो बिल्कुल स्लाइट सी एलिवेट हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? कॉडमैन ट्रायंगल। लेकिन वो अभी सॉफ्ट टिश्यू में गया नहीं, लेकिन अभी स्लाइट सी पेरियोस्टियल एलिवेशन है, इसको क्या कहते हैं? कॉडमैन ट्रायंगल। एंड इट कैन लीड टू फर्दर, अगर ये बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ ये कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन करेगा, और फिर जब सॉफ्ट टिश्यू में फैल जाएगा तो रेडियोग्राफी पे आपको क्या नजर आएगा? अ सनबर्स्ट पैटर्न, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ऑस्टियोसार्कोमा में जब आप देखते हो कि इसके अंदर टिपिकल पैथोलॉजिकली जब आप माइक्रोस्कोप में देखो तो उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन, कहीं कहीं जगह पे बोन बन रही होती है, कुछ कुछ जगह पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, कई कई जगह बोन्स की लाइसिस हो रही होती है। जैसे हमने ऑस्टियोब्लास्टोमा में पढ़ा, तो ऑस्टियोब्लास्टोमा में टिपिकल लीजन्स कैसे थे? लिटिक लीजन्स थे। और अगर वो पता कि ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है बोन में, वो बोन की लाइसिस करवाते हैं। नॉर्मली हम सबकी बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट भी मौजूद है और ऑस्टियोक्लास्ट भी मौजूद है, लेकिन वो एक नॉर्मल बैलेंस में है। हमारी हड्डियों की जो शेप है वो बढ़ती क्यों नहीं है, मतलब हमारी हड्डियां मोटी क्यों नहीं होती रहती है या वो ज्यादा पतली क्यों नहीं होती रहती? बिकॉज ये दोनों एक नॉर्मल बैलेंस में काम कर रहे होते हैं। इसने बोन की फॉर्मेशन करते रहना है, इसने बोन की फॉर्मेशन को कम करना है, उनका लाइसिस करवाना है ताकि बोन अपनी नॉर्मल शेप में रहे। लेकिन कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इनकी एक्टिविटी को बढ़ा दे या कम कर दे, वो एक एबनॉर्मल चीज है जो कि एक चीज की तरफ ज्यादा डेविएट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको अगर बताया, आपको याद हो रिकेट्स का चैप्टर, उससे भी बेहतर ऑस्टियोपोरोसिस आपको याद हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रहा था कि हम विटामिन डी या कैल्शियम की जब इनटेक नहीं करते थे तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता था, ऐसे ही है। जब कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में कम था तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता था। और पैराथायराइड हार्मोन ने क्या करना होता था? बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालना है ताकि कैल्शियम बोन ब्लड में नॉर्मल रहे। ऐसा ही पढ़ा था आपने, याद आ रहा है आपको? यस मैम। तो पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली बोन की कौन से सेल पे जाके इफेक्ट करता है? वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है। ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली बोन की डिसॉल्विंग बढ़ाती हैं और बोन की डिसोल्यूशन की वजह से कैल्शियम जो है वो निकल के ब्लड में आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये बताने का मकसद है कि अगर एबनॉर्मल ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाए तो वो क्या करवा रही होती है? वो लाइसिस करवा रही होती है बोन्स का। लेकिन अगर नॉर्मली कैल्शियम होम्योस्टेसिस को ब्लड में मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करती है और ऑस्टियोक्लास्ट पे बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड वेसल्स में डाल रही होती है, ठीक है।
तो just to tell you about what the activity of osteoclasts and osteoblasts were in a normal bone. तो osteosarcoma के अंदर basically जब आप इसको देखते हो, जब ऑस्टियोसार्कोमा को आप देखते हो इन अ माइक्रोस्कोप, तो आपको उसमें दोनों ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी कहीं कहीं नजर आ रही होती है, लीजन में कहीं कहीं ऑस्टियोक्लास्टिक भी नजर आ रही होती है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा में आपको लिटिक लीजन्स नजर आ रहे होते हैं। पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। पुअरली डिफाइंड क्यों है? बिकॉज इट्स मैलिग्नेंट, ठीक है। और इसमें लेकिन कोई रिएक्टिव रिम फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट लाइक ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में रिएक्टिव रिम फॉर्मेशन थी, लेकिन इसमें नहीं है और ये मैलिग्नेंट होता है। और इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो? सर्जिकल रिसेक्शन, या तो ट्यूमर जो उसको कंप्लीटली रिमूव कर दो, या कीमोथेरेपी से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ये दिखाया कि इंसिडेंस, तो देख रहे हो इंसिडेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा है? कहाँ पे सबसे ज्यादा है? नी में मैम। नी में, तो उसने यही बताया। उसके अलावा सेकंड इंसिडेंस इसका पेल्विक एरिया में है। थर्ड नंबर पे ये बिल्कुल शोल्डर जॉइंट पे अपर ह्यूमरल हेड की तरफ है। और सबसे आखिर पे सबसे कम ये बिल्कुल मैंडिबुलर और मैक्सिलरी एरिया को अफेक्ट करता है, लेकिन ये सबसे कम है, सबसे ज्यादा नी जॉइंट में अफेक्ट करता है। अब ये देख रहे हो आप सन बर्स्ट अपीयरेंस, जब ये स्प्रेड होना शुरू हो गया सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, तो एक सन बर्स्ट अपीयरेंस आपको नजर आता है, जैसे सूरज की शुआएं नहीं निकल रही होती हैं, देख रहे हो आप? वैसा नजर आ रहा है आपको। जब ये सॉफ्ट टिश्यू में स्प्रेड होना शुरू हो गया तो लाइक अ सन बर्स्ट अपीयरेंस नजर आ रहा है आपको। और ग्रॉस फीचर्स में ऐसा नजर आएगा जब आप एक्चुअल में देखोगे बोन को, तो ये स्प्रेड हुआ है कहाँ पे? आउटवर्ड्स। ये देखो सनबर्स्ट अपीयरेंस रेडियोग्राफी इमेज पे, छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो आउटर सॉफ्ट टिश्यू में भी आए हुए हैं। नी जॉइंट देखो मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये भी सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाई गई है, ठीक है। ये बेसिकली कॉडमैन ट्रायंगल दिखाया गया, लेकिन आप देखो ना तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्लाइड सी एलिवेशन है, देख रहे हो? ये बहुत अच्छा यस मैम। एक रेडियोग्राफिक या बहुत इसने मैक्सिमाइज करके देखोगे ना तब ये नजर आता है, क्योंकि जो कॉडमैन ट्रायंगल है ना बेटा, वो बिल्कुल स्लाइड मतलब पेरियोस्टियल एलिवेशन, और पेरियोस्टियम इतनी थिन होती है कि कॉडमैन ट्रायंगल को अप्रिशिएट करना ना बहुत महारत का काम है, क्योंकि अगर जब ये टूट जाए ना तो फिर बाहर आ जाएगी चीज और फिर वो सनबर्स्ट अपीयरेंस में ही आएगी, ठीक है। तो ये कॉडमैन ट्रायंगल है, पेरियोस्टियल एलिवेशन का कहते हैं इसको। ये भी सनबर्स्ट अपीयरेंस नजर आ रही है। नाउ वी कम टू द कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स, मतलब कि जो बोन में जो ट्यूमर होगा उसके जो सेल्स होंगे वो कार्टिलेजनस इन नेचर होंगे, ठीक है। तो उसके तीन बेसिक टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं। दो बिनाइन टाइप्स जिसमें कॉन्ड्रोमा एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, और थर्ड टाइप मैलिग्नेंट जो कि कॉन्ड्रोसार्कोमा है। कॉन्ड्रोमास बेसिकली ओमास हैं, बिनाइन है, और कॉन्ड्रोमा से मुराद क्या है? नेचर क्या है सेल्स का? कार्टिलेज है। कार्टिलेज। स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड एंड फीट को अफेक्ट करेंगे, हाथों और पैरों की स्मॉल बोन्स जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं। 30 to 15 नंबर होते हैं, इतने ज्यादा जैसे कहते हैं ना लीजन्स एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, क्यों? क्योंकि ट्यूमर बिनाइन है। Several tumors resembling a normal cartilage arise within the medullary cavity. Medullary cavity of the inner side of the bone से arise करके बाहर की तरफ आते हैं। Uncommonly ये multiple होते हैं और ये hereditary होते हैं, ठीक है। मतलब कि फैमिलीज में रन कर रहे होते हैं ये जो किस्म है। ये देखो कार्टिलेज देख रहे हो, और ये देखो मल्टीपल है, स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड एंड फीट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब इनकी आप माइक्रोस्कोपी पे देखोगे तो कार्टिलेज सेल्स होंगे ये। Then next was the osteochondromas. Osteochondroma इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिनाइन है। कॉन्ड्रोमा मतलब इसमें कार्टिलेज सेल्स हैं और साथ साथ उसमें थोड़े से बहुत बोनी सेल्स भी हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो कि इसमें जो ट्यूमर बन रहा है उसमें बोन का हिस्सा भी है और एक कैपिंग हुई हुई है कार्टिलेज की। तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ये क्यों है? क्योंकि उसमें जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ आई हुई है बिनाइन, वो उसके अंदर बोनी हिस्सा भी मौजूद है और कार्टिलेज भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, ठीक है बेटा। सो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास आर मशरूम शेप। अब देखो उसकी शेप मशरूम के जैसी है, जैसे मशरूम नहीं निकला हुआ है ऐसे करके,
बोन में से बाहर वैसी शेप है जिसमें जो इनर एरिया का जो हेड है वो इसका ऑस्टियोसाइट्स वाला है और बाहर वाले कॉन्ड्रोमा या कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है, in the benign nature. The outer layer of the head is of the osteochondroma. जो outer जो layer होती है, it is composed of benign hyaline cartilage varying in thickness. जो वो ये कह रहा है, ये देख लो इसकी कैप कैसी है, हाइलाइन कार्टिलेज की है, और जो इनर पोर्शन क्या है बेटा, वो न्यूली फॉर्म बोन है विच फॉर्म्स द हेड एंड द स्टॉक. स्टॉक क्या होती है, जैसे वो होती है ना, डंडी होती है पत्ते की, उसी की तरह वो बता रहा है इसको. जी बेटा निम्रा नवाज. मैम वो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, तो उनको दोबारा इन कर लें प्लीज. ठीक है बेटा, मैंने ऐड कर लिया. ओके मैम, थैंक्स. ओके अच्छा, फिर बेटा आपको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की समझ लगी. व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. इसमें जो ट्यूमर बना होता है उसकी जो आउटर कैप होती है वो कार्टिलेज की होती है और इनर पार्ट कौन सा होता है, वो बोनी होता है. ऐसा दिख रहा होता है ग्रॉस फीचर्स में. एक्सोस्टोसिस इसका दूसरा नाम है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा का. ये देखो ज्यादा प्यारी डायग्राम है, ये देख रहे हो बोन, और ये ब्लूइश एरिया नजर आ रहा है सबको कार्टिलेज का, जिसकी कैप बनी हुई है. यस मैम. ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की. तो ये है वो. Next comes the third type, which is the sarcoma, which means it is malignant and the nature of the cells like cartilage. So chondrosarcoma is a bone sarcoma. Bone का sarcoma है, ठीक है, obviously bone में exist कर रहा है. A primary cancer composed of cells which are derived from transformed cells that are producing cartilage, ठीक है. A chondrosarcoma is a member of a category of bone and soft tissues which is known as sarcomas because obviously cartilage जो होता है वो mesenchymal connective tissue होता है. About 30% of bone sarcomas are chondrosarcomas. जो 30% बोनी sarcomas होते हैं वो chondrosarcomas होते हैं. उसके अलावा osteosarcomas होते हैं. उसके अलावा miscellaneous में हमने Ewing sarcoma भी अभी देखना है. तो it is, और इसकी बड़ी वो एक peculiar बात ये है कि it is very resistant to chemotherapy and radiotherapy. उससे ट्रीट नहीं होता, इसको सर्जिकल रिमूवल करके ही इसको ट्रीट करना पड़ता है. कॉन्ड्रोसार्कोमा में ग्रॉस फीचर्स अगर आप देखो उस पर्टिकुलर लीजन के, तो पर्ली वाइट या लाइट ब्लू नजर आता है. पर्ली वाइट या लाइट ब्लू क्यों? क्योंकि कार्टिलेज जो है वो पर्ली वाइट होता है, जैसे हमने अभी देखा ना पिछली डायग्राम में. अगर आपको मैं दिखाऊं, जो नॉर्मल कार्टिलेज आपको नजर आ रहा था बिनाइन टाइप, ये देख रहे हो आप, वाइटिश ट्रांसपेरेंट लाइक चीज होती है. इसी तरह कॉन्ड्रोसार्कोमा में भी जो आपको नजर आएगा वो भी इसी तरह आपको नजर आएगा, पर्ली वाइट होगा. और एरियाज ऑफ फोकल कैल्सिफिकेशन, मतलब कि फोकल एरियाज जो होंगे जहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिट्स भी आपको नजर आएंगे फोकल एरियाज के ऊपर. मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये पेल्विक एरिया, शोल्डर और रिब्स को कॉन्ड्रोसार्कोमास इफेक्ट करते हैं. रेयरली डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इफेक्ट होती हैं. एक्सरे फाइंडिंग्स में यूजुअली लूसेंट लीजन नजर आता है, फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग. बिकॉज लूसेंट क्यों होता है बेटा? क्योंकि कार्टिलेजनस है ना, कार्टिलेजेस यूजुअली लूसेंट होती हैं. वो रेडियोग्राफी पे आपको लूसेंट नजर आती हैं कंपेयर टू बोनी एरियाज, लूसेंट होती हैं. और फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अ पैटर्न ऑफ कैल्सिफिकेशन डिस्क्राइब्ड एज पंक्टेड पॉपकॉर्न और कोमा शेप्ड आपको ये नजर आ रहे होते हैं. देयर इज ऑफन एन एग्रेसिव अपीयरेंस विद कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन एंड पेरियोस्टियल रिएक्शन. तो उसके इर्द गिर्द जो एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है? बोनी रिएक्शन हुआ होता है. इन टर्न टू दिस ऑस्टियोसार्कोमा अगर रिवाइज करो तो क्या ऑस्टियोसार्कोमा में हो रहा था बोनी रिएक्शन? बताएं जरा. अभी देखिए हमने, देखते हो किसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है, बताओ. ऑस्टियोसार्कोमा में हो रहा था बोनी रिएक्शन के नहीं? नो मैम, नहीं हो रहा था. नो मैम, उसमें नहीं हो रहा था. नो एग्जैक्टली, तो उसमें नहीं हो रहा था, लेकिन कॉन्ड्रोसार्कोमा में होता है. ठीक है, तो अब ये अप्रिशिएट करोगे इसको. पर्ली वाइटिश एरियाज हैं विद एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, जो ब्राइट येलो एरियाज हैं नजर आ रहे हैं आपको? जी मैम. पर्ली वाइट एरियाज विद कैल्सिफिकेशंस, कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं. ये कॉन्ड्रोसार्कोमा की पिक्चर है. मिसलेनियस ट्यूमर जो इनके अलावा हैं, जो कि ना तो कार्टिलेजनस सेल्स होते हैं ना तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, वो उन्हें हम पढ़ेंगे यूविंग एंड जायंट सेल ट्यूमर्स. इनके अंदर बेसिकली जो सेल की नेचर है वो डिफरेंट किस्म की होती है, उसकी बेसिस पे हम इनको डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं. जायंट सेल ट्यूमर्स जो होते हैं, इट इज अ नियोप्लाज्म दैट कंटेन्स
large numbers of osteoclast like giant cells. Osteoclast का normally काम क्या था, याद है? क्या होता है osteoclast का काम? Bone resorption. बोन रिजॉर्प्शन करवा रहे थे, मतलब ये बोन्स की लाइसिस करवा रहे थे। लेकिन जब ये एबनॉर्मली बढ़ जाती हैं तो ये जायंट सेल्स बन जाते हैं इनके, और ये फिर ऐसे जिसे कहते हैं रिलीज करना शुरू हो जाती हैं सिक्रीशंस जो कि बोन्स की लाइसिस करवाना शुरू कर देते हैं एडमिक्स विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स। स्लाइटली ट्यूमर्स का इंसिडेंस मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। ये देख रहे हो आप कितनी खुरदरी बोन हुई है, कितनी पोरस है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? यस मैम। स्मूथ नहीं है, रफ है। रफ क्यों है? एरियाज ऑफ लाइसिस है, जगह जगह से लाइसिस हुई है, जगह जगह से लाइसिस, इंटरनल हेमरेजेस भी हुए हुए हैं। सो यू सी व्हाई ऑस्टियोक्लास्ट, उनका नेचर नॉर्मल नेचर था, और अगर वो बढ़ गए हैं, वो साइज में भी बढ़ गए, जायंट सेल्स बन गए, उनका नॉर्मल जो फंक्शन था वो ओवर एग्जैजरेट हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल ही बोन को बिल्कुल पोरस और खुरदरा टाइप कर दिया है। ठीक है, तो ये जायंट सेल ट्यूमर है। नेक्स्ट कम्स द यूविंग सार्कोमा। यूविंग सार्कोमा, चूंकि सार्कोमा है तो ये क्या है, ये मलिग्नेंट है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स विच आर पुअरली डिफरेंशिएटेड। जब हम बात करते हैं ना पुअरली डिफरेंशिएटेड की, तो हम जब हिस्टोलॉजी में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर्स को हम बहुत सी किस्मों पे, बहुत सी क्लासिफिकेशन कर जाते हैं। हम ट्यूमर कह सकते हैं कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इफेक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली हम इस बात पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं क्या वो पुअरली डिफरेंशिएटेड हैं या वो वेल डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड से मुराद है कि वो ना ही आपको नजर आ रहे हैं, उनका मतलब कि नेचर है ना वो किसी भी नॉर्मल सेल की तरह आपको नजर नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, और जितना सेल पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है उतना ज्यादा वो क्या होता है, एग्रेसिव होता है, उतना ज्यादा मलिग्नेंट होता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन इनका ओरिजिन होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का पता है क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स मैम जो ब्रेन से ओरिजिनेट करता है, क्या? जो बेसिकली ब्रेन बेटा, से ओरिजिनेट करता है। बेसिकली ब्रेन से ओरिजिनेट नहीं करते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स के लाइक होता है, लेकिन ये सिक्रीट हार्मोन कर रहे होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन है ना, नाम देखो, यस मैम। इनका स्ट्रक्चर न्यूरॉन लाइक होता है लेकिन ये सिक्रीट हार्मोन कर रहे होते हैं, और ये जगह जगह आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, आपके एड्रीनल मेडल्ला, आपको याद है आपका एड्रीनल मेडल्ला एपिनेफ्रिन बनाता है, आपका एड्रीनालिन बना रहा होता है, याद है? एड्रीनल मेडल्ला में जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनका एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडल्ला होता है, कॉर्टेक्स आपके हार्मोन बना रहा होता है, वो वाले सारे एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स हार्मोन्स। और रीनल जो मेडल्ला होता है, जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है, वो आपके बना रहा होता है, एड्रीनालिन बना रहा होता है। तो बेसिकली न्यूरोनल सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसी तरह आपको याद है आपकी पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी थी वो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज करवाती है, होते वो न्यूरोनल सेल्स हैं, लेकिन वो रिलीज क्या करवा रहे होते हैं, हार्मोन्स। याद आ रहा है कि नहीं बच्चों? फिजियोलॉजी वाली बातें पूछ रही हूँ मैं आपसे। यस मैम। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ये होते हैं। तो बेसिकली यूविंग सार्कोमा के जो सेल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। मुझे लगता है आज ना बच्चे सो रहे हैं क्लास में, उतनी अच्छी मुझे पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही जितना मुझे ये क्लास पहले देती थी। खैर, ये जो सा है बोनी जो डिस्ट्रक्शन होता है ये करवा रहे होते हैं इन विच एरियाज द डायाफिसिस एंड द मेटाफिजियल एरिया, मोस्ट कॉमनली इस एरिया ऑफ द बोन को अफेक्ट करते हैं। मेडुलरी कैविटी से ये राइज करते हैं, और उसमें जो बेसिक जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं T1122, मतलब क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 से, और इस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये वाला सार्कोमा अराइज कर रहा होता है। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन बोन मलिग्नेंसी ट्यूमर है इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों में ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है। बच्चों में जो नंबर 1 पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो एक कार्टिलेजनस ट्यूमर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांस टाइप है। उसकी जो टाइप थी वो उस स्लाइड में थी जो मैंने सेकंड नंबर बताई, तो उसको इतना
याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करो कि ये बच्चों में सेकंड नंबर पे आता है। इसके अलावा क्लिनिकली इसमें WBCs का लेवल बड़ा होता है, ESR भी बड़ा होता है। WBCs का लेवल इसमें इसलिए बड़ा होता है बिकॉज ये जो सा है आपके मेडलरी कैविटी से राइज करता है, और मेडलरी कैविटी में आपका हेमाटोपोइटिक टिश्यू पड़ा होता है। ये हेमाटोपोइटिक टिश्यू को जाके एक्टिव कर देता है, और आपको पता है कि आपका हेमाटोपोइटिक टिश्यू आपके ब्लड में सिर्फ RBCs को नहीं बना रहा होता, वो WBCs को भी बना रहा होता है। तो WBCs का भी जो है ब्लड के अंदर वो अमाउंट बढ़ जाती है। और इसके अंदर जब आप रेडियोग्राफी में देखोगे इसके अंदर, तो जो ट्यूमर होता है उसके इर्द गिर्द अनियन स्किन लाइक अपीयरेंस आती है, मतलब पेरियोस्टियल रिएक्शन के ऊपर पेरियोस्टियल रिएक्शन, उसके ऊपर पेरियोस्टियल रिएक्शन, उसके ऊपर पेरियोस्टियल, मतलब कि मल्टीपल पेरियोस्टियल रिएक्शन नजर आते हैं, अनियन स्किन अपीयरेंस नजर आती है। तो ये टिपिकल फीचर है किस चीज का? अनियन स्किन अपीयरेंस का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। और इसमें कॉर्डमैन ट्रायंगल भी आ सकता है, और इट इज रिस्पॉन्सिव टू केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी बोथ। अभी तक बच्चे क्लास में एंटर हो रहा है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी लेक्चर ज्वाइन भी नहीं किया हुआ था। ये डायग्राम मैंने रखी है आपको ना, यूविंग सारकोमा जरा ड्राइंग रखी बच्चों वाली ताकि आपको याद रहे। देखो बच्चों के अंदर हो रहा है, यूजुअली 5 से 15 साल के बच्चों में, और यूजुअली बॉयज के अंदर होता है। अनियन स्किन अपीयरेंस होती है, ब्लू सेल्स होते हैं, और T1122 ये शो कर रहा है कि नंबर की गेम है इसमें। 1122 ट्रांसलोकेशन जो है उसके ऊपर इशू की वजह से ये अराइज करता है। तो इस तरह आपको डायग्राम से याद रहेगी ये बात। हेमाटोपोइटिक ट्यूमर्स होते हैं। हेमाटोपोइटिक ट्यूमर से क्या मुराद है? जो बोन मैरो में जो आपका हेमाटोपोइटिक टिश्यू है, जो आपका ब्लड बना रहा होता है, उसमें कोई ट्यूमर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो बोन मैरो के अंदर आप याद करो तो आपको बोन मैरो में आपके कौन से सेल होते हैं जो कि आपके ब्लड लाइंस बना रहे होते हैं? उनको कोई टिपिकल एक नाम होता है? मैम स्टेम सेल्स। हाँ जी, तो स्टेम सेल्स होते हैं ना बेटा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जिससे आपकी फर्दर लीनिएजेस बन रही होती हैं, आपके RBCs, आपके WBCs बन रहे होते हैं, आपके प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो आपका इसको ना मेरे साथ साथ याद करो। बातें जो मैं अभी बोल रही हूँ ना बेटा, मैंने आपसे ये वाइवा में पूछनी है। तो कोई बच्चा ये ना कहे मुझे कि मैम हमें आती नहीं है, हमें इतना अच्छा पढ़ा नहीं है, हमें इतना अच्छा पढ़ाया नहीं गया। बातों को रिपीट करने का मकसद होता है ताकि आप इनको याद कर लो और आप वाइवा में आंसर कर सको। सो आई विल आस्क यू, व्हाट इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ द हेमाटोपोइटिक सेल? उसका पेरेंट क्या होता है? उसके आगे से कौन से सेल बनते हैं? तो बेसिक जो आपका होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको मल्टी पोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल भी कहा जाता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर या प्रोजेनेटर, या कॉमन लिम्फोइड। तो ये मेरे साथ याद कर लो, स्टेम सेल की 2 टाइप्स, आगे से ये डिफरेंशिएट होता है इनटू माइलॉइड एंड लिम्फोइड। लिम्फोइड आगे से इजी याद करना, वो T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ऐसी बात है। और जो माइलॉइड प्रोजेनेटर है, वो आगे से क्या बना रहा होता है? आपके एरिथ्रोसाइट्स जो कि RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। मेगा कैरियोसाइट्स बना रहा होता है आपका माइलॉइड प्रोजेनेटर, जो कि आगे से प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं। आपके मास्ट सेल्स बना रहा था जो कि आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस करवाते हैं। इसके अलावा एक माइलोब्लास्ट बनता है जो माइलॉइड प्रोजेनेटर बनाता है, ये आगे से ये सेल्स बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फिगर को याद करना, कि बाकी याद हो जाती हैं, ये भूल जाती हैं। तो उसको भी मेरे साथ याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूट्रोफिल्स जो कि आपके WBC की एक टाइप है, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, फिल्स वाली तीनों चीजें, और एक एक्स्ट्रा चीज है आपके मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स ब्लड में होंगे तो मोनोसाइट्स कहलाएंगे, टिश्यू में अगर मोनोसाइट आ जाएगा तो मैक्रोफेज कहलाता है। ठीक है मैम, रिपीट कर दें। इसी बात को पूरा रिपीट करना है मैम, ये मोनोसाइट वाले को। बेसिकली मैंने ये बताया कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, अब आपको ये लगेगा मैम मोनोसाइट और मैक्रोफेज एक ही चीज होती है। बेसिकली होती है एक ही चीज है। अगर मोनोसाइट ब्लड में हो तो वो मोनोसाइट होता है, अगर यही चीज टिश्यू के अंदर चले जाए, इंटरस्टिशियल टिश्यू में, तो उसको मैक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने इसको एज इट इज याद करना है। तो बेसिकली जो हमने पढ़ना है मल्टीपल माइलोमा, वो इनमें से कौन सा सेल है जिसकी बेसिकली मलिग्नेंसी होगी, वो बढ़ जाएगा साइज में, उसका नंबर भी बढ़ जाएगा, तो वो कौन सा सेल है? प्लाज्मा सेल है।
जो बी लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो प्लाज्मा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है और इनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और ये जो प्रोटीन सिक्रीट कर रही होती हैं वो भी ब्लड में बढ़ जाती हैं। तो ये आपने याद करने का, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ये हो जाती हैं, इनका बेसिकली होता है प्रॉब्लम। तो माइलोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम सेल इन द बोन मैरो कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स का बेसिकली ट्यूमर होता है ये, जो बोन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बोन मैरो प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एज आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल राइट नाउ। माइलोमा कैन बी एनीवेयर वेयर देयर इज बोन मैरो। माइलोमा कहीं पे भी हो सकता है जहां पे आपका बोन मैरो, और बोन मैरो कहाँ होता है? बोन के अंदर, इंक्लूडिंग द पेल्विस, स्पाइन, रिब केज एक्सेट्रा। As it can occur in several places in the body, it is often called multiple myeloma. ये बॉडी में जहां जहां बोन होगी वहां वहां ये प्रेजेंट हो सकता है अगर कोई ये सफर कर रहा है इस चीज से। एज ग्रुप यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप में हो रहा है और मेल्स को कॉमनली इफेक्ट करता है। प्लाज्मा सेल्स बिकम malignant, क्राउड आउट द नॉर्मल सेल प्रोडक्शन, जो कि नॉर्मल दूसरे सेल्स बन रहे होते हैं उनसे ज्यादा ये हो जाता है, अमाउंट में भी ज्यादा हो जाता है, साइज में भी ज्यादा हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है नॉर्मल बोन के टिश्यू को, ठीक है, और पेन कॉज करता है। सिम्टम्स कैसी होती हैं? बोन पेन, स्वॉलन टेंडर जॉइंट्स, लो ग्रेड फीवर और जनरल मलेज या वीकनेस से पेशेंट प्रेजेंट करता है। दैट इज वाई हमेशा जब भी आप देख रहे हो, आप इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हो कि जितने भी हमने इस वक्त बोनी ट्यूमर्स पढ़े उनका वन एंड द सेम क्लिनिकल फीचर्स नजर आ रहे हैं, बोनी पेन्स, स्वॉलन, नॉट एबल टू वॉक। दैट इज वाई रेडियोग्राफी एंड बायोप्सी आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे भी बढ़ के बायोप्सी करवाना ताकि सेल का नेचर पता लग सके, ठीक है। डायग्नोसिस आप कैसे करते हो इनका? डायग्नोसिस आप करते हो जब आप इनका चेक करते हो मैरो प्लाज्मासाइटोसिस, मतलब कि प्लाज्मा सेल्स की जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली 10% से कम होते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स, टोटल सेल्स का अगर आप परसेंटेजेस निकालो तो प्लाज्मा सेल 10% या उससे कम होते हैं, तो वो 10% से उनकी अमाउंट बढ़ जाती है। ये लिटिक बोन लीजन्स होते हैं, लिटिक मतलब डिसॉल्व्ड एरियाज होते हैं ये बोन के, ओके। और सीरम यानी कि ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर एम कंपोनेंट बन जाता है, ये एम प्रोटीन बन जाता है। ये एम प्रोटीन क्या चीज है? बेसिकली जो आपका होता है ये प्लाज्मा सेल ये बना रहा होता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है β2 मैक्रोग्लोबुलिन, β2 एम प्रोटीन। तो ये एम प्रोटीन बेसिकली इसका जो प्रोटीन है, बेसिकली ये सेल्स ना ये जो प्रोटीन है रिलीज करवा रहे होते हैं, तो इस प्रोटीन का लेवल ब्लड में और सीरम में बन जाता है। इसको एम कंपोनेंट या एम प्रोटीन कहा जाता है। तो ये क्लासिक ट्रायड है कि तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं तो आपको पता चल जाता है कि बंदे को मल्टीपल माइलोमा वो फेस कर रहा है। किस तरह? बायोप्सी, रेडियोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट के ऊपर। तो समझ आ गई आपको बात की? यस मैम। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर बोनी लीजन्स नहीं है, मतलब कि अभी पेशेंट में आपको बोनी लीजन्स नहीं आए, तो क्या आप पहले से पता लग सकता है पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा होने का चांस है? यस। अगर प्लाज्मासाइटोसिस आप देख लेते हो पेशेंट का एम प्रोटीन बढ़ा हुआ है ब्लड में, सीरम में, तो आपको पता चल जाता है कि मल्टीपल माइलोमा है उससे, या एक्स्ट्रा मेडुलरी मैस है, कि मतलब कि वो अभी बोन के अंदर नहीं है, कहीं और मौजूद है। तो ये भी आपको पता चल सकता है एम प्रोटीन के लेवल से। ये देख रहे हो मल्टीपल एरियाज ऑफ लिटिक लीजन्स, ये देखो मल्टीपल माइलोमा इसलिए कहते हैं उसको, मल्टीपल एरियाज में होता है। कैन यू अप्रिशिएट इट? यस मैम। यस मैम। लाइक अ स्पंज लाइक अपीयरेंस। ये देखो कितने Yes, ma'am. ज्यादा बने हुए हैं। क्लासिक टेट्राड क्या होता है साइंस और सिम्टम्स का? वो हमने पहले क्या पढ़ा था? डायग्नोस्टिक ट्रायड, ठीक है। ये साइंस एंड सिम्टम्स का टेट्राड है जिसमें कैल्शियम एलिवेट हुआ होता है। कैल्शियम एलिवेट क्यों आता है? लाइसिस की वजह से, बोनी लाइसिस की वजह से कैल्शियम ब्लड में आ रहा होता है। रीनल इम्पेयरमेंट क्यों? एम प्रोटीन जाके नेफ्रॉन्स में लॉज हो जाती है और प्रोटीन की वजह से जो रीनल जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो जाती है। एनीमिया क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं इनके क्राउडी होने की वजह से जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और बोनी पेन्स हो रही होती हैं, लिटिक लीजन्स की वजह से फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट मल्टीपल माइलोमास आर। Now comes the secondary bone tumors.
सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स एज आई टोल्ड यू कौन से ट्यूमर्स होते हैं, जो कि बोन में मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं, जो किसी और ऑर्गन से बोन के अंदर आए होते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स हैं। इस बात से क्या मुराद है, जब किसी भी बोन के अंदर आप देख लेते हो को मलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, तो यूजुअली बोन्स के अंदर प्राइमरी बोन ट्यूमर से ज्यादा सेकेंडरी मलिग्नेंट बोन ट्यूमर ज्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट बना इस बात का कि नहीं? जी मैम बन गया। कि बोन्स में प्राइमरी बोन मलिग्नेंट ट्यूमर्स कम होते हैं, यूजुअली वो किसी और ऑर्गन से ही ज्यादा बोन्स अफेक्ट हो रही होती हैं। कहते हैं ना कि जी फलानी बीमारी हड्डियों तक फैल गई है, तो हड्डियां सबसे पहले इफेक्ट होती हैं, ठीक उसके अंदर एज अ केस ऑफ सेकेंडरी मेटास्टेसिस, हड्डियां, बोन्स, लिवर एंड लंग, दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स दैट आर अफेक्टेड। इसके अंदर जैसे बताया गया, मेल्स में प्रोस्टेट होता है, फीमेल में ब्रेस्ट होता है, और इसके अलावा रीनल और थायराइड जो ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं, बेसिकली मलिग्नेंट ट्यूमर्स, उनकी वजह से भी होता है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ ट्यूमर्स, वो ऑलरेडी बता दी है, बोनी ट्यूमर्स, मलिग्नेंट, ये बेसिकली मलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा सेकेंडरी होते हैं। अब आप ये देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन आने लगा है कि कौन सा ऐसा ट्यूमर होता है जो कि सेकेंडरी तौर पे बोन्स के अंदर ब्लास्टिक लीजन्स या बोन फॉर्मिंग लीजन्स करवाता है। वो सिर्फ प्रोस्टेट का होता है। प्रोस्टेट के जो सेकेंडरी ट्यूमर्स बोन में होते हैं वो बोन फॉर्मिंग करवा रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा सारे कौन से होते हैं? लिटिक लीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात को बांध लो, अपने दिमाग के अंदर बसा लो कि जो प्रोस्टेट का जो ट्यूमर होता है, जब वो बोन के अंदर मेटास्टेसिस करवाता है तो बोन में वो कौन से करवा रहा होता है? ब्लास्टिक ट्यूमर्स करवा रहा होता है। और इसके अलावा सारे जो ब्रेस्ट, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन की वजह से हो रहा होता है, वो कौन से करवा रहा होता है? लिटिक। इसके अलावा ट्यूमर्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा होते हैं, वो ट्यूमर लाइक लीजन्स होते हैं, लाइक कोई सिस्ट बन जाए या फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इसके अलावा ट्यूमर्स को किस स्पेस पर डिवाइड कर सकते हो? एपिफिजियल के ऊपर, मेटाफिजियल के ऊपर, डायफिजियल के ऊपर। जितनी हमने पहले पढ़ी है ना, उनको आप डिवाइड कर सकते हो एपिफिजियल, मेटाफिजियल के ऊपर। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि एपिफिजिस के ऊपर मोस्ट कॉमन होता है ऑस्टियोक्लास्टोमा, जिसको जायंट सेल ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, मेटाफिजियल टू डायफिजियल एरिया के ऊपर कौन से होते हैं? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, ऑस्टियोसार्कोमास, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमास, ऑस्टियोब्लास्टोमास। और डायफिजियल के ऊपर जो शाफ्ट होती है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन होता है यूविंग। यूविंग सबसे ज्यादा डायफिजिस पे करा, तो एक ये बेसिस भी होती है। ये सारी बातें मैंने आपको भी बताई हैं, तो स्लाइड की फॉर्म में अब आपको बताई जा रही हैं। The choice of the imaging technique depends on whether the problem is either benign or either it is malignant, or whether you are not able to better see it is poorly visualized. तो आप कैसे करो कि अगर आपने कन्वेंशनल एक्सरे करवाया और जो बोन थी, जो बोनी ट्यूमर नजर आया, वो वेल कन्फाइंड है, पुअरली डिफाइंड नहीं है, वेल इनकैप्सुलेटेड है, तो आप अप्रोप्रिएट मैनेज उस हिसाब से शुरू कर दो। लेकिन जब आपने एक्सरे करवाया तो आपको डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करवाओगे? तो आप एक सीटी भी करवा लोगे, और सीटी के साथ साथ आप एक बायोप्सी भी करवा लोगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि ट्यूमर का नेचर कैसा है और कितना अग्रेसिव है, क्या स्टेज बन चुकी है, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। ठीक है, लेकिन अगर एक्सरे पे आपको पता चल गया कि वो मैलिग्नेंट है, आपको नजर आ गया कि सनबर्स्ट अपीयरेंस आ गई है मेरे पास, मुझे कॉर्डमैन ट्रायंगल नजर आ गया है, सॉफ्ट टिश्यू में फैल गया है, तो आप क्या करोगे? स्टेजिंग करवाओगे। स्टेजिंग किस बेस पे होती है? एमआरआई के ऊपर। स्टेजिंग में अभी आपको बताऊंगी कैसे होती है। टीएनएम क्लासिफिकेशन होती है, तो उसके अंदर आप लिम्फ नोड, बेटा कोई बच्चा कोई अपनी ना पकड़ा के चला गया अम्मी को फोन, क्या मेरा लेक्चर सुने, तो ऐसा ना किया करो, कम से कम म्यूट कर दिया करो यार। अच्छा, तो इसके अंदर ये था कि जब हम लोग मैलिग्नेंट, अगर आपको नजर आ गया बेटा एक्सरे के ऊपर, ठीक है, तो अगर आपको मैलिग्नेंसी एक्सरे पर नजर आ गई है, तो आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ फैल चुका है। तो आपको पता है सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हम कौन सी मोडेलिटी यूज करते हैं बेटा? क्या नाम है इसका? एमआरआई। तो एमआरआई पे आप देखोगे कि लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व हो गए हैं, बाकी ऑर्गन्स कितने इन्वॉल्व हो गए हैं, बायोप्सी भी करवाओगे इन ऑर्गन्स की, और बोन की इटसेल्फ और ट्रीटमेंट प्रोसेस आपसे शुरू कर दोगे। ये आगे टीएनएम क्लासिफिकेशन, और टीएनएम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी। करवा सकते हैं बेटा बोन स्कैन आप यूजुअली करवाते हो
लेकिन वो एक बहुत एडवांस चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि ट्रीटमेंट मोडालिटी भी आप उस हिसाब से शुरू कर सकते हो। उसमें फर्दर नेचर चेक करने के लिए, जैसे बोन स्कैन, यूजुअली हम ब्रेस्ट कैंसर जिन फीमेल्स को हुआ आता है तो उनमें हम बोन स्कैन करवाते हैं चेक करने के लिए कि मेटास्टेसिस तो नहीं हो गया हुआ बोन्स में, तो यस करवाते हैं वो भी, ठीक है। वो ट्रीटमेंट मोडालिटी में हम रखते हैं इस चीज को, डायग्नोस्टिक मोडालिटी अगर आप बेहतर कहो। टीएनएम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बोन ट्यूमर्स की? टी based on the tumor size and involvement of nodes, M on involvement of other organs। तो TX का मतलब क्या है कि आप असेस नहीं कर पाए कि ट्यूमर का साइज कितना है। T0 मतलब ट्यूमर है ही नहीं। T1 का मतलब 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से कम है साइज। T2 का मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ है। और T3 से मुराद क्या है कि वो डिसकंटिन्यूअस ट्यूमर है और वो बाहर तक, मतलब कि वो प्राइमरी बोन साइट में मौजूद ही नहीं है, उसने लपेट में और लोकल एरियाज को भी ले लिया, लाइक मसल, लिगामेंट्स एंड सो ऑन, तो वो T3 में आ जाएगा। ओके, देन कम्स द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। NX में मतलब आप जज नहीं कर पाए, N0 में कोई नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। N1 का मतलब क्या है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गई है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस में MX का मतलब आप असेस नहीं कर पाए, M0 मतलब नहीं है, और M1 का मतलब क्या है, मेटास्टेसिस हो गई है। M1A का मुराद अगर बोन का ट्यूमर प्राइमरी ट्यूमर इटसेल्फ है, तो अगर वो लंग में चला गया तो वो M1A है, और M1B मतलब कि वो दूसरे और साइड्स में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि T2 N1 N1A, तो इसका मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर से अबव हो गया है, नोड्स इन्वॉल्व कर ली हैं और मेटास्टेसिस हो गया, लेकिन अभी लंग्स तक लिमिटेड है। तो समझ आ गई? यस मैम समझ आ गई। ये मैंने एमसीक्यूज में पूछ सकती हूँ, ये मैं वाइवा में भी पूछ सकती हूँ। मैं बताऊंगी, बताओ T0 है, नहीं T0 नहीं, T1 है, N0 है, M0 है, तो क्या मतलब है इस बात का, तो आपने बताना है ये उसके अंदर, ठीक है। ओके मैम। डायग्नोस्टिक वर्कअप ये जनरली बता रहे हैं आपको बोन ट्यूमर्स में, तो वही बात है कि प्लेन फिल्म्स करवाओगे, एक्सरे की, MRI, होल बॉडी बोन स्कैन जैसे बच्चे ने अभी बताया, चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए, मेटास्टेसिस इनटू द लंग, CT ऑफ द चेस्ट लंग में चेक करने के लिए, और पेट स्कैन भी एक मोडालिटी है जो आप चेक कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। प्रोटॉन इमिशन टोमोग्राफी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा प्री थेरेपी इवैल्यूएशन में आप यूज कर सकते हो ऑडियोग्राम। अगर जैसे कि हम ऑडियोग्राम करवा रहे होते हैं जिनके लोगों के अंदर, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, ऑस्टियोमा में साइनसेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि स्प्रेड कर सकती है आपके इनर ईयर की तरफ, तो वहां पे आप ऑडियोग्राम में चेक कर सकते हो। एको करवा सकते हो हार्ट की फंक्शन को चेक करने के लिए, और GFR क्रिएटिनिन क्लियरेंस किडनी के फंक्शन को चेकअप करने के लिए। ये चेकअप करवाना एक तो इसलिए जरूरी है कि ये चीजें अफेक्ट तो नहीं हुई, और इसलिए भी जरूरी है कि हमने जो पेशेंट को ड्रग्स देने हैं वो अगर किडनीज को अफेक्ट करते हैं, तो किडनीज क्या पहले से तो खराब नहीं कि वो मजीद खराब हो जाएंगी ड्रग्स देने की वजह से, ठीक है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज मल्टी मॉडल होती हैं, इसमें आप सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन करवा सकते हो। सर्जरी बल्क को कंट्रोल करने के लिए, साइज कंट्रोल करने के लिए, केमोथेरेपी माइक्रोमेटास्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए कि वो फैले ना, अगर फैल गया तो वहां से वो खत्म हो जाए। और रेडिएशन यूजुअली जो सी है, रेडिएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं मोडालिटी है इन केसेस ऑफ बोन ट्यूमर्स, और लेकिन ये पैलिएशन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। ट्रीटमेंट सर्जरी की ये है कि रिमूवल ऑफ ऑल ग्रॉस ट्यूमर्स विद वाइड 5 सेंटीमीटर एन ब्लॉक से मुराद ये है कि जो अगर फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर है तो नॉर्मल 5 सेंटीमीटर जो डायमीटर है उसको भी आपने एक्साइज करना है साथ, ठीक है। मतलब ट्यूमर एरिया के साथ साथ नॉर्मल जो 5 सेंटीमीटर का मार्जिन है उसको भी एक्साइज करना होता है थ्रू द नॉर्मल टिश्यू प्लेन्स। टाइप ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, कि आपने कैसा सर्जिकल प्रोसीजर अडेप्ट करना है वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है, एक्स्ट्रा मेडलरी कितना कंटेंट फैल चुका है उसका, क्या डिस्टेंट मेटासिस है, एज क्या है, स्केलेटल डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, और लाइफस्टाइल प्रेफरेंस क्या है। डिपेंड करेगा कि आप लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी करते हो या एम्पुटेशन करते हो। ऑब्वियसली लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी तब पॉसिबल होगी जब ट्यूमर का साइज छोटा है। जब वो साइज इतना ज्यादा फैल चुका है तो हो सकता है आपको पूरी लिम्ब की एम्पुटेशन करनी पड़े। मेटास्टेटिक साइट्स को भी रिसेक्ट करना जरूरी है, और रिलैप्स अकर करे तो रिट्रीवल थेरेपी मस्ट इंक्लूड रिसेक्शन। मतलब अगर आपने छोटा ट्यूमर था, ठीक है, और आपने उसको एक्साइज कर दिया लेकिन फिर से वो आ गया, तो उसको फिर एक्साइज करना बहुत जरूरी है, और कुछ केसेस में एम्पुटेशन भी नेसेसरी हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट लिम्ब रिमूवल।
केमोथेरेपी में ये बताया गया कि जो बल्क डिजीजेज है जिनमें साइज बहुत बड़ा हो गया होता है ट्यूमर्स का, तो उनके अंदर केमोथेरेपी इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होती, वो छोटे साइजेस पे ज्यादा इफेक्ट करती है। सब क्लिनिकल मेटास्टेसिस जिनके अंदर अभी सब क्लिनिकल है, अभी आपने क्लिनिकली जज नहीं किया, तो कुछ लोगों जिनके अंदर आपको नजर आ रहा है कि बोनी ट्यूमर मौजूद है लेकिन अभी तक लंग में नहीं फैला, अभी तक जिसे कहते हैं लिवर में नहीं फैला, तो उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनके अंदर अगर माइक्रोमेस्टेसिस सब क्लिनिकल है, क्लिनिकली अभी नहीं अप्रिशिएट हो रही, तो वो भी ट्रीट हो जाए। most active agents of idramaicin, cisplatin, hydros, methotrexate, ifosfamide, etoposide, ये कॉमन कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के नाम है जो आप यूज कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सर्जरी की? वो ऑब्वियसली लिम सैल्वेज और एम्पुटेशन पे डिपेंड करती है कि आप किस हद तक लिम को बचाते हो। एम्पुटेशन की फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, लिम भी नहीं रहेगी पेशेंट की। और ये इंडिविजुअल कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की साइड इफेक्ट्स बताएं, जैसे एंथ्रासाइक्लिन वो कार्डियक मसल्स को इफेक्ट करता है, और 15 इयर्स तक अगर आप इसको यूज करते रहो तब इसकी साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। सिस्प्लैटिन जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब इनर ईयर की टॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी करवाता है। आइफॉस्फामाइड जो है वो रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन करवाता है, ठीक है, मतलब किडनीज को अफेक्ट करता है, इतना याद कर लो। थैंक यू वेरी मच बेटा, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी टेक द अटेंडेंस। कुछ बच्चे अभी ऐड हुए हैं, वेरी स्ट्रेंज। मुझे मुझे 1 मिनट दे दें बेटा, अटेंडेंस सबकी मार्क हो जाए। जी बेटा शजील, क्या कहना है आपने? जी मैम, मैंने 2 क्वेश्चन करने थे आपसे। मैम देखिए, जैसे हमारे पास मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर है, इसकी वजह से जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, तो इसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, चांस है। कैल्शियम एलिवेशन बॉडी और में मैम कहीं किसी भी वजह से हो, इनटेक की वजह से आप कर लो, और मैम दूसरी आपका बात ये है, न्यूट्रिशन। कैल्शियम जी, और मैम दूसरी बात ये है कि जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो रहा है तो कार्डियक डिजीज भी तो हो सकती है ना इससे? ऑब्वियसली बेटा, हाइपर कैल्सीमिया जो है आपके अंदर मस्कुलर प्रॉब्लम्स करवा सकता है, आपका कार्डियक मसल भी मसल ही होता है, तो हाइपर कैल्सीमिया कैन कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स और इरेगुलर एरिथमिया, जिसे कहते हैं एरिथमिया, आपको पता है नॉर्मल हार्ट रिदम्स, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के लेवल जो है आपकी बॉडी में नॉर्मल होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और बॉडी इसीलिए आपका जो बॉडी है वो बोन पे कॉम्प्रोमाइज करके ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को नॉर्मल करती है, उसकी वजह ही ये है कि बोन पे अगर आप कैल्शियम का इंटेक नहीं ठीक ले रहे हो तो बॉडी क्या करती है, वो कहती है कि बोन की खैर है, ब्लड में नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ने अल्टीमेटली कैल्शियम को सप्लाई करना है मसल्स और हार्ट को, तो बॉडी फिर बोन पे कॉम्प्रोमाइज करके ब्लड में मेंटेन करना शुरू कर देती है कैल्शियम को, रीजन ही ये है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ठीक है मैम, डिजाइन ठीक है, आपको थैंक ऐसा किया। एनी अदर क्वेश्चंस बेटा, सो दैट वी कैन एंड द लेक्चर? नो क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।